मेरा नाम काजल है। मेरी शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन मैं अभी भी खूबसूरत दिखती थी। इसी खूबसूरती की वजह से मेरा भतीजा मुझ पर दीवाना था। वह मेरे सारे काम करता था। मैंने नौकर को छुट्टी दे दी और भतीजे को अपने साथ ही रख लिया। रात होती तो मैं अपने भतीजे को अपने पास बुला लेती, क्योंकि मैं अकेली रहती थी। एक रात घर की लाइट बंद हो गई थी। तभी मैंने अपने भतीजे को जगाया तो वो कहने लगा, अब ऊंट आया पहाड़ के नीचे। ये सुनते ही मेरे तो होश ही उड़ गए। उस रात मेरे भतीजे ने पूरी रात मेरे साथ अंधेरे में ही। एक दिन मेरे घर की लाइट बंद हो गई। मेरे पति आज घर लेट आने को बोले थे। उसी वक्त मेरी जिठानी का फोन आ गया। उसने मेरी परेशानी की वजह पूछी तो मैंने उसे बता दी और साथ में ये भी कह दिया कि अगर तुम्हारे पति के पास समय हो तो उन्हें भेज देना। ये सुनकर वो कहने लगी कि मेरे पति बाजार गए हैं, मेरा बेटा सुमित घर पर है और उसे लाइट का काम भी अच्छे से आता है, उसे तुम्हारे घर भेज देती हूँ। जब मेरी जेठानी ने अपने बेटे का नाम लिया तो मैंने उसे तुरंत हाँ कह दिया। आप जरा जल्दी सुमित को भेज दो, अभी मुझे खाना भी बनाना है और घर में बहुत अंधेरा है। ये कहकर मैंने फोन रख दिया और सुमित के आने का इंतजार करने लगी। मैं अपने भतीजे सुमित के बारे में सोचने लगी। वो बचपन में कितना शरारती हुआ करता था, मेरी नाक में दम कर दिया करता था। मगर अब तो हमारी मुलाकात काफी वक्त के बाद हो रही थी, क्योंकि वो दूसरे शहर चला गया था जहां वो पढ़ाई कर रहा था। इसलिए मैं जब भी जेठानी के घर जाती सुमित नहीं मिलता था, जबकि उसकी छोटी बहन मुझे लिपट जाती थी। अभी मैं यही सब सोचकर मुस्कुरा रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक हैंडसम नौजवान लड़का खड़ा था। अरे सुमित, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो, मैं तो तुम्हें पहचान भी नहीं पा रही। मैं अपने भतीजे को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गई। फिर मेरा भतीजा कहने लगा कि आप अभी तक वैसे की वैसी ही खूबसूरत हैं। सुमित ने तुरंत मुझे अपने गले से लगा लिया। मैं भी उसकी बाहों में चली गई, मगर मुझे उस वक्त एक अजीब सा एहसास होने लगा, इसलिए मैं फौरन उससे अलग हो गई। आप तो अपनी तारीफ सुनकर शर्मा गई। सुमित हंसकर कहने लगा। मैंने कहा कि कैसी खूबसूरत और कैसी तारीफ, तुम्हारी माँ और मुझ में उम्र का ज्यादा फर्क नहीं है। ये सुनकर सुमित ने मुझे देखा और सोचा कि लेकिन मेरी माँ तो इतनी खूबसूरत नहीं है। ये सुनकर मैंने उसके कान पकड़ लिए। मैंने कहा, अभी ये बात तुम्हारी माँ को बताती हूँ। मेरी ये बात सुनकर वो हंसने लगा और कान पकड़कर माफी मांगने लगा। फिर मैंने कहा, अच्छा जल्दी से काम पर लग जाओ। मैंने उसे ड्राइंग रूम में खड़ा कर दिया और खुद किचन में आ गई। वो अपना काम करने लगा, जबकि मैं सोचने लगी कि आज क्या बनाऊं, क्योंकि आज तो सुमित के लिए भी खाना बनाना था। और मैं अभी भी सोच ही रही थी कि मेरा भतीजा कई दिनों के बाद मेरे घर पर आया है तो उसे कुछ अच्छा सा बनाकर खिलाऊंगी और उसे खाए बगैर नहीं जाने दूंगी। मगर उसी वक्त लाइट आ गई। मैं जल्दी से ड्राइंग रूम में आ गई और कहा, तुम तो हर काम में बहुत माहिर हो। मैंने उसे शाबाशी दी, मगर उसी वक्त फिर लाइट चली गई और फिर से पूरे घर में अंधेरा हो गया। मैं किचन में भी नहीं जा सकती थी, इसलिए मैं दोबारा लाइट ठीक होने का इंतजार करने लगी। तभी अचानक मुझे किसी ने पीछे से पकड़ा तो मैं हैरान हो गई। फिर अचानक उसी वक्त लाइट आ गई। मैंने देखा कि सुमित के पीछे मेरे पति भी खड़े थे। मैं उन्हें देखकर हैरान हो गई। पूछा, आप कब आए? आप तो आज लेट आने वाले थे, आपका काम नहीं हुआ क्या? मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा, बस अभी आया हूँ। लाइट नहीं थी तो तुम लोगों ने मुझे आते हुए नहीं देखा। मैंने उनसे कहा, मत पूछिए, आज तो लाइट ने मुझे सुबह से परेशान किया है। ये सुनकर सुमित कहने लगा, लाइट ठीक हो गई है, अब आप लोग चिंता मत करिए। ये कहकर वह बाहर की तरफ जाने लगा। तभी मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? सुमित, तुम खाना खाकर यहाँ से जाना। ये सुनकर वो कहने लगा, खाना एक दोस्त के साथ खाऊंगा, आपके साथ फिर कभी खाना खा लूंगा। ये कहकर वो वहां से चला गया, जबकि मेरे पति कमरे की तरफ बढ़ गए और मैं हैरान और परेशान होकर सोच रही थी कि पीछे से पकड़ने वाली हरकत मेरे साथ किसने की थी, सुमित ने या फिर मेरे पति ने। उसके ठीक 5 दिन बाद सुमित मेरे घर पर था। वो मेरे कपड़े लेकर आया था जो मैंने टेलर को सिलने दिए थे। मैं वहां से ला नहीं पाई थी। मेरी जेठानी के कपड़े भी वहीं टेलर सिलता है, इसलिए सुमित अपनी माँ के कपड़े लेने गया तो मेरे कपड़े भी ले आया। मैंने उसका धन्यवाद किया तो वो कहने लगा,
आज खाना खाकर जाऊंगा, इसलिए कोई धन्यवाद नहीं। ये सुनकर मैं तुरंत किचन में चली गई और उसकी पसंद का खाना फटाफट बनाकर तैयार कर दिया। जब मैं बाहर आई तो वो मेरे बेड पर लेटा हुआ था। उसके हाथ में मेरे कपड़े थे, जिसे देखकर वो कहने लगा, लोग इस उम्र में मोटे हो रहे हैं और आप दिन ब दिन पतली और खूबसूरत होती जा रही हैं। ये सुनकर मैं समझ गई कि वह यकीनन अपनी माँ की बात कर रहा था, क्योंकि वो बहुत मोटी होती जा रही थी। मैंने उसके सर पर मारा तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और उसे चूम लिया। उसकी बहन भी ऐसी ही है, मगर सुमित मुझे बहुत अजीब नजरों से देखने लगता था। मैंने उस बात को नजरअंदाज कर दिया। मैंने सोचा कि अब वो बड़ा हो रहा है, इसलिए उसका मुझे प्यार करना अजीब लग रहा है। मैं शीशे के सामने जाकर अपने बाल ठीक करने लगी। मैंने खाना बना लिया था, इसलिए सोचा कि अभी तैयार हो जाती हूँ। तभी सुमित मेरे पीछे आया और कहने लगा, मैंने आपको साड़ी पहने कभी नहीं देखा, ये साड़ी मुझे पहनकर दिखाइए। ये सुनकर मैं उसे घूरने लगी और मैंने कहा, याद है जब मेरी नई नई शादी हुई थी, मैं तुम्हारे घर पर अक्सर साड़ी पहनकर आती थी। वैसे भी ये नई साड़ी मुझे एक पार्टी में पहनकर जाना है। ये पार्टी तुम्हारे चाचा के बॉस ने दी है। ये सुनकर सुमित ने मुंह बना लिया और कहने लगा, तब मैं छोटा था इसलिए याद नहीं है, अब सिर्फ मेरे लिए पहन कर दिखाइए। ये सुनकर मैंने उसे पीछे धक्का दिया और कहा, अभी कौन सा तुम बड़े हो गए हो, मेरे लिए तो तुम अभी भी बच्चे ही हो। मगर सुमित ने ऐसी जिद पकड़ी कि मुझे बस साड़ी पहननी है। हम खाना खाने गए तो सुमित बस मुझे ही देखता रहा और मैं उसे नजरअंदाज करके खाना खाती रही। इसके बाद सुमित रोज रोज हमारे घर आने लगा। उसे अपने चाचा के आने जाने का वक्त मालूम हो गया था, इसलिए वो उस वक्त आता था जिस वक्त उसके चाचा घर पर नहीं होते थे। ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, मगर उसे क्या कहती, वो मेरा अपना ही तो था। लेकिन वो जब घर आता तो मैं चौकन्ना हो जाती। एक दिन सुमित जब मेरे घर आया तो मेरी नौकर से लड़ाई हो रही थी। नौकर मेरे पति ने रखा था और उससे हम बाहर के काम करवाते थे। हम उसे अच्छी तनख्वाह भी देते थे, मगर अब वो रोज रोज के नखरे लगाने लगा था। कभी कहता मुझे गांव जाने के लिए छुट्टी चाहिए, कभी कहता कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। लेकिन काम के वक्त तो उसे सांप सूंघ जाता था। मैं घर के सारे काम खुद किया करती थी, लेकिन फिर भी उसके नखरे खत्म नहीं हो रहे थे। दिन ब दिन कोई ना कोई बात निकाल कर आ जाता था। कई बार मेरे पति ने उसके पैसे बढ़ा भी दिए थे, मगर आज फिर उसने मुझसे कहा कि महंगाई बहुत हो गई है, मेरी सैलरी बढ़ा दो। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारी रोज रोज की फरमाइशों से तंग आ गई हूँ, इसलिए तुम ये नौकरी ही छोड़ दो। ये सुनकर वो मुझे उल्टा सीधा कहने लगा। तभी सुमित आ गया और ये सुनकर नौकर की पिटाई कर दी। सुमित, तुम मेरे बीच में मत आओ, ये हमारे घर का मामला है। मैंने सुमित को रोकना चाहा, मगर सुमित ने नौकर को भगा दिया और कहने लगा, ऐसा घटिया नौकर रखने की जरूरत नहीं है, इसकी जगह पर मुझे बुला लिया करें, मैं आपका हर काम कर दिया करूंगा। मैंने सुमित को पानी दिया, वो पानी पीने लगा। आजकल के बच्चे भी बड़ी जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। मैं खुद ही नौकर से बात कर लेती, मगर उसने मेरे नौकर को ही भगा दिया और अब मेरे लिए नौकर बनने को तैयार था। सुमित, इस बात को जाने दो, मैं चाचा से कहूंगी कि वह घर के लिए नया नौकर रख ले। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम्हारी माँ को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। यह सुनकर सुमित कहने लगा, मैंने अभी एक कोर्स कंप्लीट किया है और अभी उसका रिजल्ट आने तक मैं बिल्कुल फ्री हूँ। मैं तब तक आपका काम करने को तैयार हूँ, और वो भी फ्री में। ये कहकर वो हंसने लगा, लेकिन आप ये सब मेरी माँ को मत बताना। सुमित की ये बात सुनकर मैं चौंक गई। वो कहने लगा कि वो मेरी माँ है, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा कि उनका बेटा किसी का नौकर बन जाए। ये सुनकर मुझे भी हंसी आ गई। उस दिन के बाद मैंने सुमित से कहा कि तुम जब भी फ्री रहो तब मेरे घर पर आ जाया करो मेरा काम करने। मगर उस दौरान मैंने अपने पति से कह दिया कि वो नया नौकर तलाश कर लें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सुमित नौकरों वाला काम करे। मगर शायद ये बात
मेरे पति के ध्यान में नहीं रही, या शायद उन्हें अभी तक नौकर नहीं मिला, तभी तो कई दिनों तक कोई नौकर नहीं आया। अभी तक तो सुमित बेचारा ही सारा काम करता है। एक दिन मैं फ्री थी तो सोचा कि अपनी जिठानी के घर चली जाती हूँ। वहां गई तो उसकी लड़की मुझे देखकर खुश हो गई, लेकिन सुमित घर पर नहीं था। मैंने जिठानी से पूछा तो वो कहने लगी, सुमित घर पर नहीं है, पता नहीं सारा दिन कहाँ घूमता फिरता रहता है। कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो खुद को पढ़ाई से आजाद समझ रहा है। मैंने अपने पति से कहा था कि लड़कों का पता रहना चाहिए कि वे क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, सारा दिन कहाँ रहता है। ये सुनकर मुझे हैरानी हुई। मैंने कहा, तुम्हें सुमित ने कुछ नहीं बताया? ये सुनकर मेरी जिठानी चौंक गई। क्या मतलब, क्या नहीं बताया? ये सुनकर मैंने उसे बताया कि आजकल सुमित मेरे घर पर ही रहता है। ये सुनकर तो वो चौंक गई और कहने लगी, अच्छा, मुझे ये बात सुमित ने नहीं बताई और ना ही तुमने मुझे कॉल करके बताई। ये सुनकर मैंने जिठानी से कहा कि मुझे लगा कि ये बात तुम्हें सुमित ने बताई होगी, मैं भी तो आज तुम्हारे घर आई हूँ। ये सुनकर मेरी जिठानी बेफिक्र हो गई और कहने लगी, चलो अच्छा है, मैं तो सुमित की वजह से बहुत परेशान थी। मेरे पति काम के सिलसिले में बिजी रहते हैं और मुझे इस मोटापे ने परेशान करके रख दिया है, वरना तुम्हारे घर आती तो ये बात मुझे भी पता चल जाती। खैर, ये भी ठीक है कि वह आवारा दोस्तों के साथ नहीं रहता और उनके साथ ना जाकर अपनी चाची के घर चला जाता है। तुम उसका ख्याल रखा करो। मेरी जिठानी बेफिक्र हुई तो मैं उनसे कहने लगी कि तुम भी अपना ख्याल रखा करो, तुम्हारा वजन बहुत ज्यादा ही बढ़ रहा है। उस दिन मैं जिठानी के घर से खाना खाकर आई, मगर जब तक मैं वहां रही सुमित घर नहीं आया। मैं घर वापस आई तो पति को कॉल किया। उसने कहा कि मैं घर देर से आऊंगा। ये सुनकर मुझे तो सुकून मिला, मगर मैं जैसे ही अपने कमरे में आई मैं हैरान रह गई। सुमित मेरे बेड पर सो रहा था। वो बहुत गहरी नींद में था, इसलिए मैंने उसे जगाना सही नहीं समझा। उधर से मेरी जिठानी का मैसेज आया कि अभी तक सुमित घर नहीं आया। मैंने सुमित की वीडियो बनाई और जिठानी को भेज दी। ये देखकर मेरी जिठानी कहने लगी कि सुमित को क्या होता जा रहा है, आजकल वो तुम्हारे घर का ज्यादा चक्कर लगा रहा है। ये सुनकर मैंने उससे कहा कि सुमित बड़ा होता जा रहा है, इसलिए बदलाव चाहता है, तुम बेफिक्र रहो, मैं इसका ख्याल रखूंगी। ये सुनकर मेरी जिठानी तो बेफिक्र हो गई, मगर मैं बेचैन थी कि मेरे पति आएंगे तो उन्हें क्या जवाब दूंगी। ये सोच सोचकर मैं परेशान हो गई। उसी वक्त पति का कॉल आ गया और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं एक जरूरी काम के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहा हूँ, दरवाजा लॉक करके सो जाना। ये सुनकर मैं बेफिक्र हो गई। ऐसा पहले भी कई बार हुआ था, इसलिए मैं पहले भी घर में अकेली रह चुकी थी, लेकिन आज तो घर पे सुमित भी मौजूद था, इसलिए मैं बेफिक्र होकर दूसरे कमरे में आई और सो गई। मैं सुबह उठी तो सुमित के कमरे में जाकर देखा अभी तक सो रहा था। मैंने उसे हाथ लगाया तो मैं चौंक गई, क्योंकि उसे बहुत तेज बुखार था। मैंने उसे जगाया तो वो बोला कि मेरे सर में बहुत तेज दर्द है। मैंने डॉक्टर को कॉल की और उसके लिए चाय बना लाई। मैंने सुमित का सर दबाया। चाची, आप बहुत अच्छी लगती हैं, मेरा दिल करता है कि मैं हमेशा आपके पास रहूं। सुमित बीमारी में भी अजीब अजीब बातें बोल रहा था। ये मेरी जिठानी का बेटा था, इसलिए मैंने उसका माथा चूम लिया। ऊपर वाले ने मेरी झोली खाली रखी थी, लेकिन मेरी जिठानी की झोली बच्चों से भर दी। उन बच्चों को मैं अपनी औलाद समझती थी, इसलिए सुमित को बुखार में देखकर मैं तड़प गई। डॉक्टर आए और उन्होंने सुमित को दवा दे दी और वह शाम तक लेटा रहा। और फिर मैंने अपनी जिठानी को ये बात बताई तो वह फौरन मेरे घर आ गई। सुमित पहले तो कुछ देर मुझसे बातें करता रहा, मगर माँ को देखकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सो गया। उसकी माँ ने कहा कि सुमित, अब घर चलो, तुम्हारे पापा को भी तुम्हारी फिक्र हो रही है। मगर सुमित ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी जिठानी का चेहरा उदास हो गया था, इसलिए मैंने उनसे कहा कि सुमित सो गया है, उसकी आंख खुलेगी तो मैं उसे खुद घर छोड़ने आऊंगी। ये सुनकर मेरी जिठानी चली गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि दोनों माँ बेटे के बीच कुछ चल रहा था, मगर मेरी जेठानी ने मुझे ये बात नहीं बताई थी। मुझे इस बात पर हैरत हो रही थी कि माँ के जाते ही सुमित ने अपनी आंखें खोल दी और मुझसे कहा कि मेरा सर दबा दो। मैंने उसका सर अपनी गोद में रख दिया और दबाने लगी। मैंने उससे पूछा, सुमित, तुमने माँ को देखकर आंखें बंद क्यों की? ये सुनकर सुमित
कुछ देर तो खामोश रहा, फिर मेरे पूछने पर बताने लगा, मेरी माँ मुझसे खुश नहीं है। उन्हें लगता है कि मैं जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा हूँ वैसे वैसे बदतमीज होता जा रहा हूँ। वह पापा के सामने मेरी बेइज्जती करती हैं, इसलिए मैं घर नहीं जाना चाहता। सुमित की ये बात सुनकर मैं चौंक गई। मेरी जिठानी तो बहुत अच्छी और पढ़ी लिखी माँ है और वो ये बात जानती है कि बच्चों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। सुमित तो कोई और ही कहानी सुना रहा था, इसलिए मैंने सुमित से कहा कि वो तुम्हारी माँ है, इसलिए वह तुम्हारी परवाह करती हैं और चाहती हैं कि तुम अपनी जिंदगी बर्बाद ना करो और अपना कीमती वक्त खराब मत करो। ये सुनकर सुमित ने अजीब सा मुंह बना लिया और कहने लगा, दूसरों के सामने मेरी बेइज्जती करके उन्हें लगता है कि वो मेरी परवाह करती हैं। सुमित की ये बात सुनकर मैं समझ गई कि दोनों माँ बेटे के बीच में कोई गलतफहमी हो गई है। मैंने सोचा कि मुझे दोनों को आमने सामने बिठाकर बात करनी चाहिए, क्योंकि सुमित अभी छोटा था इसलिए वो बिगड़ सकता था। लेकिन मुझे बात करने का मौका ना मिल सका, क्योंकि अगले दिन सुमित तो चला गया मगर मेरे पति आए तो मुझसे कहने लगे कि मुझे कुछ दिन के लिए शहर से बाहर जाना है, तुम चाहो तो अपनी जिठानी के घर जा सकती हो। ये सुनकर मैं उदास हो गई और मैंने उनसे कहा, आजकल तुम बहुत ज्यादा ही बिजी हो गए हो, मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं दे रहे। ये सुनकर मेरे पति ने कहा कि कुछ दिनों की ही तो बात है, इसके बाद तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मैंने उनसे पूछने की बहुत कोशिश की मगर उन्होंने कुछ नहीं बताया और वो चले गए। उनके जाने के बाद मैं सोचने लगी कि मैं कुछ दिन के लिए अपनी जिठानी के घर चली जाती हूँ, वहीं पर उनसे बात भी कर लूंगी। मगर सुमित घर पर आ गया और कहने लगा कि जब तक चाचा वापस नहीं आ जाते तब तक मैं आपके घर आपके पास रहूंगा। ये सुनकर मैंने उसे मना करना चाहा मगर मैं जानती थी कि वो बहुत जिद्दी है, ये बात कभी नहीं मानेगा, इसलिए मैं चुप हो गई और सोचा कि सुमित कुछ दिन बाद खुद ही चला जाएगा, तब मैं अपनी जिठानी के घर चली जाऊंगी। मगर सुमित मेरे बहुत करीब आ चुका था, मेरे घर में रहना उसे अच्छा लगता था। वह भाग भाग कर मेरे सारे काम करता था, मैं जो भी काम कहती वो उसे तुरंत कर देता था। मगर जब भी उसकी माँ की बात आती तो वो उदास हो जाता। उस दिन भी मेरी जिठानी का फोन आया तो वो सुमित से बात करना चाहती थी, मगर सुमित ने मुझे दूर से इशारा किया और कहा कि माँ से कह दो कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ, किसी दोस्त के घर पर हूँ। मैंने सुमित की वजह से अपनी जिठानी से झूठ बोल दिया। सुमित बहुत खुश हो गया और मेरे गले लग गया। वो कहने लगा कि आप बहुत अच्छा परफ्यूम लगाती हैं। ये सुनकर मैंने उससे कहा कि मैं ये परफ्यूम तुम्हें गिफ्ट कर दूंगी। ये सुनकर उसने मुझसे कहा कि मुझे आप भी बहुत अच्छी लगती हैं, काश आप भी मेरी हो जाती। ये सुनकर मैं चौंक गई और सुमित को अलग कर दिया। आज उसने बहुत अजीब बात कह दी थी। मैं किचन में आ गई और खाना बनाने लगी। उसी बीच सुमित के दोस्त का फोन आ गया। वो कहने लगा कि मुझे अपने दोस्त के साथ कहीं जाना है, मैं शाम तक घर आ जाऊंगा, फिर मूवी देखेंगे। मैं चुपचाप खड़ी उसे देखती रही। वह जैसे ही घर से निकला मैं अपनी जिठानी के घर आ गई और उनसे सुमित की सारी हरकतों के बारे में बता दिया। मैंने उनसे कहा कि तुम सुमित की माँ हो, इसलिए तुम्हें ये सब सुनकर बहुत बुरा लगेगा। मैं ये सब आपसे बहुत पहले बताना चाहती थी मगर आज बताने की हिम्मत कर पाई हूँ। ये सुनकर मेरी जिठानी कहने लगी, मैं सुमित की माँ नहीं हूँ। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। ये तुम क्या कह रही हो? मेरे पूछने पर वे कहने लगी, ये सच है, सुमित मेरा बेटा नहीं है और ना ही ये तुम्हारा भतीजा है। मैंने तुम्हें बताया था, शायद तुम्हें याद नहीं, जब मैं शादी के बाद घूमने गई तो वहां पर क्या हुआ था। ये सुनकर मुझे सब कुछ याद आ गया। मैंने कहा कि हाँ मुझे याद आया, लेकिन उसका सुमित के साथ क्या लेना है। ये सुनकर वो कहने लगी, दरअसल सुमित हमें वहीं मिला था, उसकी माँ एक हादसे में मर चुकी थी और वो सड़क पर रो रहा था और उसे देखकर मेरी ममता जाग गई और मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। हम उसे अपने होटल में ले आए और हमने फैसला किया कि अब हम उसे पालेंगे। मेरे पति ने कहा कि अगर हम इसे अभी घर ले गए तो ये मेरा अपना बेटा नहीं कहलाएगा, जब ये बड़ा होगा तो इसे बता देंगे कि ये हमारा बेटा नहीं था, बल्कि हमने इसे सड़क से उठाया था। ये सुनकर मैं चौंक गई और अपने पति से पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। तब मेरे पति ने मुझसे कहा कि मैं सबको बता देता हूँ कि तुम यहाँ आकर प्रेग्नेंट हो गई हो और तुम्हें डॉक्टर ने लंबे सफर से मना किया है।
इसलिए हम वापस नहीं आ रहे। डिलीवरी का वक्त करीब आएगा तो हम सबको यही बताएंगे कि तुमने इस बच्चे को जन्म दिया है और ये हमारा बच्चा है। ये सुनकर चौंक गई। मुझे याद है तुमने ये बात मुझे भी ऐसे ही कही थी। मैंने उनसे शिकायत की तो वो कहने लगी कि मेरे पति ने कहा है कि इस बच्चे को कभी भी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि ये हमारा बेटा नहीं है, इसलिए ये राज हमारे बीच ही रहना चाहिए। ये सुनकर मैं समझ गई कि मेरी जिठानी ने अपने पति के डर से ये बात नहीं बताई थी। सुमित मेरा सगा भतीजा नहीं था, इसलिए वो मुझसे ऐसी बातें करता तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं पति के आने तक अपनी जिठानी के घर में ही रही और सुमित मुझसे नाराज रहने लगा, मगर उसके लिए यही बेहतर था। मेरे पति वापस आए तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम ये मुल्क छोड़कर दुबई जा रहे हैं। फिर मैं कुछ दिनों के बाद दुबई आ गई और सुमित मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया। कुछ दिनों तक तो मैं भी उसके बारे में ही सोचती रही, लेकिन फिर भी धीरे धीरे फिर सब कुछ ठीक हो गया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी में। धन्यवाद।